निर्भया कांड के बाद हम सब गैंग रेप जैसा शब्द बार बार सुन रहे हैं। हाल ही में बॉयज लॉकर रूम के जरिए ये शब्द एक बार फिर से चर्चा में है। बॉयज लॉकर रूम सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 15-16 साल के लड़कों का एक ग्रुप था, जहां ये लड़के अपनी ही क्लासमेट या रैंडम लड़कियों की तस्वीर शेयर करते थे। तस्वीर शेयर करने के बाद ये लड़के उनकी बॉडी पर अभद्र टिप्पणी करते थे, यहाँ तक कि गैंग रेप की प्लानिंग भी करते थे। बवाल तब मच गया जब इसी ग्रुप के एक लड़के ने ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट अपनी लड़की दोस्त से शेयर कर दिया और लड़की ने उसे सोशल मीडिया पर। चैट वायरल होने के बाद हंगामा बरपा, लेकिन लड़के डरे नहीं। उन्होंने फटाफट फेक प्रोफाइल बनाकर बॉयज लॉकर रूम 2.0 से दूसरा अकाउंट बना लिया और उन्होंने चैट शेयर करने वाली लड़की को रेप की धमकी भी दे डाली। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली के अमीर घरों से ताल्लुक रखने वाले इन लड़कों को कैसी परवरिश मिल रही थी? रेप या गैंग रेप जैसे शब्द इनके लिए इतने नॉर्मल क्यों थे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने बात की है तारा शंकर से। तारा शंकर जेएनयू से जेंडर इशू पर शोध कर चुके हैं और फिलहाल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बॉयज लॉकर रूम की घटना ने सबको परेशान कर दिया है। हैरान तो खैर क्या ही करेगा, इसमें नया क्या है। जो लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वो जानते हैं इनबॉक्स की हकीकत क्या है। हमारे अपने घरों में या समाज के किसी भी जगह पर आप चले जाएं, माँ बहन बेटी की गालियाँ कितनी फ्रिक्वेंटली दी जाती हैं। यहाँ तक कि किसी भी इंसान को अगर हम अपमानित करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी किसी भी महिला से जबरन सेक्स संबंध स्थापित करते हुए कोई गाली क्रिएट कर देते हैं या दे देते हैं उसे। जब इतनी आम बोलचाल है हमारे घरों में, हमारे समाज में, स्कूल्स में, तो फिर बॉयज लॉकर रूम की घटना इतनी हैरान करने वाली कहाँ से हो गई? 2-3 महीना पहले की बात है, मुंबई में भी इसी तरह किसी एलीट स्कूल ने अपने 7-8 बच्चों को सस्पेंड किया था। सब नाबालिग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप में अपनी ही क्लास की लड़कियों के बारे में भद्दी भद्दी बातें कही थीं। और इसी तरह की बात आप कैसे भूल सकते हैं कि इसी दिल्ली में डीपीएस एमएमएस की घटना आज के 13-14 साल पहले घटित हुई थी। ये सब इतना नॉर्मलाइज क्यों है? इस घटना से एक ही सबक हमें मिलता है कि हम एक समाज के रूप में, परिवार के रूप में, अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में फेल हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि कैसा जेंडर सेंसिटिव समाज होना चाहिए। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। 15-16 साल के बच्चे गैंग रेप की प्लानिंग कर रहे हैं, लड़कियों की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। मानसिकता इसके पीछे वही है कि हम बच्चों को इंसान बनाने की बजाय या तो मर्द बना रहे हैं या औरत बना रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ही इतना गंदा हो रहा है पूरे समाज में, वो स्कूल हो, परिवार हो या फिर पीयर ग्रुप हो। अब पीयर प्रेशर में वही बच्चे अपने ही पीयर प्रेशर में कौन ज़्यादा मर्द है, कौन ज़्यादा मैस्कुलिन है, ये बात साबित करने के लिए वो और भी ज़्यादा ब्रूटल, और भी ज़्यादा हिंसक भाषा का उपयोग करता है। जितना ज़्यादा भद्दा कहा जा सकता है, इसी उम्र में सबसे ज़्यादा गंदी कहानियाँ बच्चे गढ़ना शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा हिंसक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने उनके दिमाग में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भर दिया है कि पुरुषों का महिलाओं पर अधिकार है। ये बात घरों से वो सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं, हमारे किस्से कहानियों से, मुहावरों से, सब जगह से सीख रहे हैं। बॉयज लॉकर रूम दिल्ली के पॉश इलाके की घटना है, जहां पर एलीट स्कूल्स हैं, एलीट घरों के बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इनसेंसिटिविटी, इस तरह की चीज़ें किसी खास वर्ग से रिलेटेड नहीं है। हर तबके में ये इनसेंसिटिविटी भरी जा रही है, बाकायदा हमने भरी हुई है। सोचने वाली बात यही है कि आप ये मत सोचें कोई घर पढ़ा लिखा है तो उनके बच्चे बड़े संस्कारी हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे देंगे, अच्छे स्कूल में डाल देंगे तो उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। अच्छी शिक्षा, सो कॉल्ड अच्छी शिक्षा, और जेंडर सेंसिटिव होना या किसी भी इंसान के प्रति सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक होना दो अलग बातें हैं। असल में हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, कोई एक चीज़ नहीं जिम्मेदार है। ऑनलाइन
या इंटरनेट के ज़माने में ये सारी चीज़ें और भी दुष्कर हो जाती हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी तो बच्चों तक बहुत सारी चीज़ों की जो उन तक पहुंच नहीं होनी चाहिए उनके भी एक्सेस उन तक हो चुकी है। लेकिन समस्या इंटरनेट या उस पर परोसी जा रही कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है। असल समस्या क्या है, वो तो अपने आप में है ही जो है ख़राब। असल समस्या ये है कि हमारी समझ क्या है, हमने बच्चों की समझ क्या बना रखी है कि वो जब जवाब इंटरनेट से खोजते हैं, जब कहीं और से पीयर ग्रुप से खोजते हैं बजाय मम्मी पापा से या अपने स्कूल टीचर से, तब वो गलत समझ विकसित करते हैं। तब वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए उनके दिमाग में जो आता है वो काम करते हैं वो। इसलिए इस चीज़ के लिए हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदार होना है। ऐसे तो निगरानी या पाबंदी लगाकर किसी में सुधार करने के पक्ष में मैं यूजुअली होता नहीं हूँ, लेकिन जब हर तरफ से सारी चीज़ें लगभग खराब ही हो रही हैं तो कुछ हद तक आपको पाबंदी और निगरानी लगानी चाहिए। हाँ, डिजिटल ज़माने में ये निगरानी बहुत मुश्किल होती जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को इंटरनेट से आप दूर रख सकें। इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। अगर आप उनको स्मार्टफोन दे रहे हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ऐप्स होते हैं जो बच्चों की एक्सेस से दूर बच्चों की एक्सेस कुछ खास तरह के साइट्स पर नहीं जाने देती, ये हो सकता है। दूसरा, सरकार की तरफ से जो आईटी एक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसी साइट्स पर चीज़ें आए ही ना। फिर भी असल समस्या मानसिकता की है। अगर हम मानसिकता नहीं बदलेंगे तो वो बच्चे इंटरनेट पर ना देख करके, जैसे हम देखते आए हैं बचपन से, दीवालों पर गंदी चीज़ें लिखेंगे, ट्रेन के टॉयलेट में जाकर के कुछ गंदा चित्र बनाएंगे या लिखेंगे, अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे कुछ गलत चीज़ें, लिख करके किसी को करेंगे, कमेंट करेंगे, फप्ती कसेंगे। इंटरनेट तो जस्ट एक माध्यम है, एक नया माध्यम मिल गया उनको अपनी मानसिकता जो हमने डेवलप करवाई है उसको एक्सप्रेस करने का। जी, पेरेंटिंग का तरीका तो बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा 4 जगहों से सीखता है, कुछ भी अगर सीख रहा है समाज में। पहला है घर, दूसरा जहां वो पढ़ता है यानी स्कूल, तीसरा है उसका अपना पीयर ग्रुप, हम उम्र ग्रुप, और चौथा है आज के समय में पास पड़ोस, और पांचवा है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बन के आया है। इसमें पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि बच्चा सबसे अधिक अपने घर पर ही रहता है। पेरेंटिंग इसलिए भी ज़रूरत है उसको बदलने की क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आपके कहने से, उपदेश देने से कम सीखते हैं, बल्कि आप जो कर रहे हो, जो जी रहे हो, उसको देख करके वो सीखते हैं। उन्हें लगता है कि यही नॉर्मल है, यही बात है। जब पापा मम्मी को डांटते हैं तो वो समझता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है। अब धीरे धीरे वो कैसे सीख जाता है कि बहन के ऊपर भी उसको अधिकार जताना है, मम्मी के ऊपर भी एक हिसाब से अधिकार जताना है, नज़र रखनी है बहन के ऊपर। उसी तरह से वो अपनी पत्नी को भी, आने वाली पत्नी को ट्रीट करेगा या प्रेमिका को भी ट्रीट करने लगता है। तो पेरेंटिंग इतनी ज़रूरी है बदलना। आपको पूरी तरह ओपन होकर के बात करनी है। ऐसा कोई सवाल बच्चा नहीं पूछ सकता जिसका जवाब वहीं ना दिया जा सके। आप असहज फील मत करो। बच्चा सवाल पूछ रहा है थोड़ा बड़े लेवल का, जिसे आप कहते हैं कि अपनी उम्र से बड़ा सवाल पूछ लिया, तब भी उसको वहीं जवाब दे दो। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही सवाल का जवाब वो इंटरनेट पर खोजेगा, अपने साथियों से सुनेगा उल्टा सीधा आधी अधूरी जानकारी, और वो आधी अधूरी जानकारी सुनकर ही उसकी पूरी मानसिकता ऐसे सेट हो जाती है और वो मर्द में कब तब्दील हो जाता है, पोटेंशियल रेपिस्ट में कब तब्दील हो जाता है। तब आप माँ बाप के रूप में चौंकना शुरू करते हैं। चौंकने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप चाइल्ड साइकोलॉजी की किताब पढ़ लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से संपर्क कर लीजिए कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है। ये सब कुछ सीखने की बात है। इस भुलावे में मत रहिए कि हमारी संस्कृति बड़ी महान है, परंपरा बड़ी महान है, हम तो माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं। इज्जत करने से कोई बन नहीं जाता महान, वो चीज़ें आप ज़बरदस्ती करवाते हैं। पेरेंटिंग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इशू है। हम इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े अच्छे माँ बाप हैं, हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं। हमारे बच्चों के साथ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप विकसित ही नहीं हो पाते। भाइयों के बीच में, किसी भी रिश्ते के बीच में डेमोक्रेटिक ओपन रिलेशनशिप नहीं है, दोस्ताना व्यवहार नहीं है। पेरेंटिंग बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सही है। जब भी महिलाएं, लड़कियां अपना कोई मूवमेंट चलाती हैं, कुछ भी ऐसा विरोध करती हैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का, तो पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड चला है, नॉट ऑल मेन। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते। ऑफ कोर्स सबको पता है सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, लेकिन ये हैशटैग चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये वही मानसिकता है जब
पुरुष डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। इनफैक्ट ये हैशटैग चला के वो दूसरे हिसाब से हमलावर होने की कोशिश करते हैं और बात को फिर से दबा देना चाहते हैं। वही सारे मिथक चलाना चाहते हैं कि नहीं, महिलाएं भी गलत होती हैं, तो या पुरुष उतने नहीं गलत होते जितना कहा जा रहा है, जबकि वो सच जानते हैं, सच वो स्वीकार नहीं करना चाहते। बस उनके ईगो पर बात आ जाती है और उसको डिफेंड करने के लिए ये हैशटैग चलना शुरू हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस बढ़े हैं, 2 गुना 3 गुना। हर तरफ, इंडिया में भी ये खबर आई, हर जगह से ये खबर आई है। उसका कारण है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस घर में ही होता, जाहिर सी बात है। अब घर में जिसके ऊपर हो रहा है वायलेंस वो भी मौजूद है 24 घंटे, और जो कर रहा है वो भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें बढ़ेंगी। हम सबको पता है 1/3 से ज़्यादा महिलाएं घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती हैं, ये पूरी दुनिया की बात है। तो अगर 24 घंटे आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं तब तो इसके बढ़ने के चांस और हो जाते हैं। नौकरी जाने का डर, आर्थिक नुकसान होने का अपना इरिटेशन, आगे खर्च कैसे चलेगा इस बात का अपना तनाव, ये सारी चीज़ें हिंसा के रूप में कई बार बदल जाती हैं। अब हिंसा का शिकार महिलाएं ज़्यादा होती हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं। होने को तो पुरुष भी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन महिलाएं इसका सबसे आसान शिकार होती हैं। पुरुष लगातार घर में है तो सेक्सुअल वायलेंस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये देखा गया है। अब तमाम लोगों को नशे के जो लती हैं उनको नशे की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उसका एक फ्रस्ट्रेशन परिवार के किसी कमज़ोर सदस्य पर निकलता है। बच्चे के प्रति बहुत सारे माँ बाप बहुत अब्यूजिव होते हैं, मारपीट करते हैं। अब वो बच्चे भी 24 घंटे घर में हैं, तो वही माँ बाप बच्चों के प्रति भी क्रूर हो सकते हैं। पूरी दुनिया से खबर आ रही है कि इस बीच पॉर्न देखने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, सर्च करने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी देखने की जो फ्रीक्वेंसी देखी गई है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसका कारण है, एक तो आधी दुनिया लगभग इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है। अब पहले जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री चलती थी वहाँ पर लोगों को फिल्में बनती थी, आती थी, लोगों की अपनी जो यौन कुंठा थी वो शांत होती रहती थी पोर्नोग्राफी देख करके। पिछले 3-4 महीने से पूरी दुनिया में ये सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, फिल्में बंद हैं, तो अब उन्हें नया कंटेंट चाहिए लोगों को। जो भी पीडोफिलिक होते हैं या चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन वाले चीज़ों में जो होते हैं वो लोग भी बना करके पैसे कमाने के लिए बेच रहे हैं, ऑन डिमांड भी हो रही है। अब ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग लगातार घर में हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज करने वाले अधिकांश लोग घर के ही होते हैं। 80 to 90% लोग घर के होते हैं या फिर बहुत नज़दीकी पड़ोसी या रिश्तेदार होते हैं। अब ये सारे लोग अपने घरों में हैं या फिर यही लोग प्रोवाइड करते हैं पोर्नोग्राफी साइट्स को अपलोड करने में, तो ये सारे लोग घर पे हैं, तो वही खुराफात घर पे भी अब बढ़ गई है, इसलिए इस तरह की सर्चिंग बढ़ गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में पूरी तरह गैर कानूनी है, पोक्सो के तहत भी, आईपीसी के तहत भी और आईटी एक्ट के तहत भी। आईपीसी की धारा 292 और 93 के तहत ये पूरी तरह इलीगल है और आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत भी ये इलीगल है। और इसमें अगर कोई देखता है या प्रमोट करता है तो 5 साल की सज़ा के साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। अभी इंडिया में पिछले साल ही पोर्नोग्राफी के सारे साइट्स बंद कर दिए गए। 377 ऐसे साइट्स बंद कर दिए गए जहां पर पॉर्न मूवीज़ स्ट्रीम की जाती थी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी जहां से भी स्ट्रीम की जाती थी। लेकिन फिर भी लोग दूसरे रास्ते खोज चुके हैं और वो चीज़ें पहुंच रही हैं लगातार। इसी साल जनवरी में जयराम रमेश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैसे रोकी जाए। उसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है कि वो फोटो हो, मॉफ्ड या विकृत किया हुआ इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी चीज़ हो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। इवन उस पोर्नोग्राफी को भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल किया जाएगा। अगर कोई बड़े 2 वयस्क लोग चाइल्ड होने की एक्टिंग करते हुए उस एक्ट में शामिल हैं, उसे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की उसमें रखा जाएगा। कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। जो कोई भी स्टोर करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी उस पर भी 3 साल की सज़ा तक का प्रावधान किया गया है और जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस पर तो
है ही। पिछले साल के एक सर्वे में पाया गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने में दिल्ली नंबर 1 है, उसके बाद मुंबई आता है। और इस हकीकत को कौन नहीं जानता कि आज सोशल मीडिया में ये बात सारी लड़कियां जानती हैं कि उनके इनबॉक्स में कहीं भी अननोन आदमी कोई भी कभी डिक पिक भेज देगा या कुछ ऐसी चीज़ें भेज देगा जो कि एकदम अनवांटेड होता है। और ये सारी चीज़ें इंटरनेट जब से आया तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बस यही चीज़ बॉयज़ लॉकर रूम इससे थोड़ा बढ़ के हो गया है। वो नाबालिग है इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात लग रही, जो कि है भी। तो इसके लिए हमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अपनाना पड़ेगा। पूरे कंट्री में युद्ध स्तर पर पहली क्लास से लेकर के आपको सेक्सुअलिटी पर, थोड़ा और बड़े होने पर सेक्स एजुकेशन पर, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। घर हो, समाज हो, पड़ोस हो, पीयर ग्रुप हो, स्कूल हो, हर जगह इसकी ज़रूरत है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।